Bismillahirrahmanirrahim. Before starting the lecture, I'll give you a summary of the last lecture. So, in the last lecture, we started talking about stock betas and the risk. The important thing is, मैंने आपसे जो मेन बात की थी वो ये थी कि रिस्क दो किस्म का होता है, एक मार्केट रिस्क, एक सिस्टमैटिक रिस्क जो स्टॉक की अपनी एक्टिविटी से रिलेटेड रिस्क होता है. सो इसमें इंपॉर्टेंट ये हमने चीज़ डिस्कवर की थी कि जो मार्केट रिस्क होता है दैट्स ओनली रिस्क यू आर कंसर्न अबाउट, बिकॉज जो स्टॉक का हमारा इंडिविजुअल रिस्क होता है, इंडिविजुअल स्टॉक्स का रिस्क होता है, जैसे एंग्रो का कुछ और रिस्क हो सकता है, नेस्ले का कुछ और रिस्क हो सकता है, बिकॉज नेस्ले के ऑपरेशन हो रहे हैं, एंग्रो के ऑपरेशन हो रहे हैं, नेस्ले की मार्केटिंग हो रहे हैं, नेस्ले के प्रोडक्ट्स हो रहे हैं. सो बिकॉज हर कंपनी का कोई स्पेसिफिक रिस्क होता है उसकी जो एक्टिविटीज़ उसके प्रोडक्ट्स के ऊपर बेस करता है. सो द इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर इज़ कि जब हम डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाते हैं, डाइवर्सिफिकेशन मीन्स कि बजाय इसके कि आप एक एसेट में इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट इन मोर देन वन एसेट्स टू you invest in more than one assets to get the benefits of diversification. ये मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूँ. देखिए, अगर हमारे पास 10 लाख रुपए पड़ा है तो बजाय इसके कि हम एक एसेट क्लास में उसको इन्वेस्ट करें, वी कैन इन्वेस्ट इन वेरियस एसेट क्लास. उसकी वजह से हमारा ओवरऑल रिस्क कम हो जाएगा. सो आई वोंट गो इन द डिटेल ऑफ दैट, हम पीछे में काफ़ी डिटेल में बात कर चुका हूँ. द ओनली थिंग विच आई वुड लाइक टू रिपीट अगेन इज़ कि जब आप डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो हमने स्टॉक्स के केसेस में देखा कि अगर आप सिस्टमैटिक रिस्क, स्टॉक रिलेटेड रिस्क को कम्प्लीटली एलिमिनेट करना चाहते हैं, देन यू हैव टू इन्वेस्ट इन 40 स्टॉक्स. अगर आपने 40 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया तो द ओनली रिस्क यू आर कंसर्न्ड अबाउट इज द मार्केट रिस्क. यू आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द स्टॉक स्पेसिफिक रिस्क. तो मार्केट रिस्क तो एक तो हमने देखा था कि मार्केट ओवरऑल मूव जो होती है, मार्केट होती क्या, हमने देखा था कि मार्केट पोर्टफोलियो में जितने भी हमारे मार्केट में अवेलेबल स्टॉक्स हैं वो सारे के सारे होने चाहिए. लेकिन हमने अपनी लिमिटेशन ही देखी कि ऐसा देयर इज नो पोर्टफोलियो लाइक दैट जिसमें मार्केट के सारे स्टॉक मौजूद हों. सो what we did was कि we took a proxy which was Karachi Stock Exchange 100, जिसमें पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनीज के स्टॉक्स मौजूद हैं. सो वी टेक दैट अ क्लोज प्रॉक्सी टू द मार्केट पोर्टफोलियो. फिर हम उसका बेटा देखते हैं तो 1 के इक्वल होता है कि मार्केट में ओवरऑल जो मूवमेंट हो रही है वो मार्केट है, इसलिए उसका जो बेटा होगा वो 1 होगा कि जो भी इंडिकेटर से मूवमेंट हो रही है वो 1 के इक्वल होती है हमेशा आपकी मार्केट पोर्टफोलियो की. फिर हमने देखना है कि मार्केट के मूव होने से इंडिविजुअल स्टॉक्स कितने मूव होते हैं और वो हमें स्टॉक के बेटास बताते हैं. और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि the only risk we are concerned about is the market risk, because हमने if we are diversified investors, which is the assumption here, if you are diversified investors, the only risk you are concerned about is the market risk, because you have completely eliminated the diversifiable part of the risk. So जब हम इस सिचुएशन में आ जाते हैं, तो the important thing here is कि यहाँ पे हमने ये देखना था कि अगर सिर्फ मार्केट रिस्क मैटर करता है हमारे लिए, तो फिर हम बेटास देखते हैं. बेटास हमें ये बताते हैं कि मार्केट के साथ हमारा एसेट कितना मूव कर रहा है, पॉजिटिवली मूव कर रहा है, नेगेटिवली मूव कर रहा है, अगर पॉजिटिवली कर रहा है तो कितना, अगर नेगेटिवली कर रहा है तो कितना कर रहा है. सो बेटास हमें बताते हैं. दैट्स व्हाई बेटास आर द बेसिस ऑफ गेटिंग रेट ऑफ रिटर्न्स, required rate of returns for betas are basis for getting the required rate of returns for stock. और हमने देखा फिर बेटास एसेट प्राइसिंग मॉडल हमने SML लाइन और रिक्वायर्ड रेट रिटर्न्स कैपम से देखे कि हमने कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल हमें कैसे बताता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न विच डिपेंड्स ऑन द बेटा ऑफ द इंडिविजुअल स्टॉक्स, और उसकी इक्वेशन हमने ड्राइव की थी. स्टॉक प्राइसेस फिर एफिशिएंट मार्केट्स के हमने कुछ इसलिए अगर देखा जाए तो ऑल द मार्केट्स आर नॉट एफिशिएंट, बट वी अज्यूम दैट मार्केट्स आर एफिशिएंट. और एफिशिएंट मार्केट्स की कुछ खुसूसियात हमने देखी थी इन द एंड ऑफ द लास्ट लेक्चर. सो now coming to the next lecture, today we'll see SML graph, security market line graph, and capital asset pricing model in detail. This is the last lecture on capital asset pricing model, and after that we'll move on to working cost of capital. हम जब weighted average cost of capital, I just forgot the name, weighted average cost of capital. इसके बाद हम weighted average cost of capital पे मूव कर जाएंगे, और उसके अलावा हम debt and equity के जो main issues हैं वो देख लेंगे. and we are very close to the end of our course. Today is our 26th lecture, and इसके बाद हमारे 4 main lectures रह जाएंगे, और उसके बाद we'll have 2 revision lectures. So looking forward to it now. So the learning objectives. After going through this lecture, you would be able to have an understanding of the following topics.
SML graph and CAPM, security market line graph and capital asset pricing model. We will continue our discussion on risk. It is very important in our daily life. We are always concerned with risky situation. There is a risk that you cannot watch this lecture due to the power failure, right? So we're talking again about risk. We will continue our discussion on risk. Obviously we'll continue the discussion on the risk. It is very important in our daily lives. We're always concerned about risky situations. हम risky situations के बारे में हमेशा सोचते हैं और कोशिश करते हैं कि उन risky situations को avoid करें. If you are risk averse, and which we take to be the possibility, most of the investors are risk averse. There is a risk that you cannot watch this lecture due to power failure, and that is very evident risk in Pakistan. But don't worry, we have very good generators here, and that possibility is not going to happen. And if that happen in any case, we can edit that part. So it's not something that you have to worry about. So obviously, देखें यहाँ पे भी, if we relied on the convention power, we had the risk of the load shedding. So to take that risk out of the equation, we had to use alternative power generating sources like generators and stuff. So देखें ये भी एक रिस्क था power generation का, कि power failure का, और उसको हमने fulfill करने के लिए power generation के other means use किए. So that's how we normally deal risk. We deal with risk, and we remove risk. We try to remove risk all the time, but we cannot remove all kind of risks. As I told you कि stock के cases में market risk remove नहीं किया जा सकता. We can only diversify the diversifiable part. We have to know that how we can measure and control the risk in everyday life. We are going to see that how we can use required rate of return that we calculated by using the SML equation, and use that required rate of return for the calculation we have been doing in the first two parts of this course. Right, so we have to know that how we can measure and control the risk in everyday life. हमें पता होना चाहिए कि हम रिस्क को कैसे measure करते हैं और control कैसे करते हैं रिस्क को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में. We're going to see that how we can use required rate of return that we calculated by using SML equation. अभी हम देखेंगे कि SML equation से जो हमने required rate of return find किया. required rate of return वो return है जो आप किसी भी asset की risk को मद्देनजर रखते हुए आप require करते हैं कि this is the required rate of return I want from this asset. और उसके बाद आप देखते हैं कि what is the expected return from that asset. और अगर आपका expected return required rate of return से कम है, then you don't invest in that asset. You only invest in that asset if your required rate of return is less than your expected rate of return. Expected rate of return should be higher than your required rate of return. Just remember that equation. Right. So let's move forward. In the first part, we did capital budgeting. Right. So I just missed one thing last. Right. So we are going to see that how we can use required rate of return that we calculated by using SML equation. So SML or CAPM की equation को use करके we got a required rate of return and use that required rate of return for the calculation we have been doing in the first two parts of the course. ये तो हमने एक इक्वेशन से फाइंड किया. तो अगर आपको याद हो तो उससे पहले भी हमने स्टॉक्स की वैल्यूएशन में वो सब चीज़ें फाइंड की थी. पहले पार्ट में, पहले जो हमने शुरू में पार्ट के कोर्स में जो कैपिटल बजटिंग के बाद हमने कोर्स किया था, उसमें हमने स्टॉक की वैल्यूएशन प्रेजेंट वैल्यूज से डिस्काउंटिंग से फाइंड की थी. इन द फर्स्ट पार्ट we did capital budgeting and net present value calculations, and in the NPV formula the R we are using is the required rate of return, not the expected rate of return. Right, so वो जो वहाँ पे R था, that was the required rate of return, not the expected rate of return. We can use the value of required rate of return from SML equation in stock or bond prices. So we can use SML. जो SML equation है, जो अभी तक हम ड्राइव करते हुए हम 2-3 लेक्चर लगा चुके, इस पे हमने काफ़ी काम किया, because this is the cornerstone of finance. It is very widely used equation. And how is it used? I'll give you some examples today. We have studied that in efficient markets the required rate of return comes from the market rate of return. So efficient markets में पता चलता है कि जो हमारा required rate of return है वो हमारा market return से आता है. There are two methods for calculation of risk. There are two methods of calculation of risk. First approach, the experimental cost base. In this approach, we use expected rate of return and market index. पहले approach में हम expected rate of return को use करते हैं market index के साथ. Then we plot these points on the graph and we join them with a straight line called regression line. And slope of this line is called beta coefficient. So I gave you this. हम ये बेटा को ड्राइव करने की इक्वेशन देख भी चुके हैं डिटेल में.
मैं थोड़ा सा रिकैप ही करना चाह रहा था कि होता क्या असल में, हम एक्सपेक्टेड रिटर्न जो हमारे स्टॉक के होते हैं उसको वो लेते हैं, उसके बाद हमें मार्केट इंडेक्स की भी एक्सपेक्टेड रिटर्न लेते हैं, फिर हम उनका एक रिग्रेशन रन करते हैं। उस रिग्रेशन का जो स्लोप आता है दैट इज़ कॉल्ड द बेटा ऑफ द स्टॉक, दैट टेल्स अस के मार्केट के साथ हमारा स्टॉक कैसे मूव करता है। Right, the second approach was the calculation of theoretical beta, which we did in the last lecture, is this: beta of stock A is equal to standard deviation of stock A multiplied by standard deviation of the market multiplied by correlation coefficient between A and M. This is rho. The correlation coefficient is represented by rho here. Correlation coefficient between A and M divided by sigma square M, divided by sigma square M, and that is again variance of the market. And finally अगर हम देखें तो यहाँ पे we can cancel this square with this sigma because these are the same thing. ये दोनों सेम है तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, simple mathematics. So the beta of the stock can be found by standard if you have standard deviation of A and the correlation between the stock A and the market, then divided by the standard deviation of the market, you can get the you can get the estimate for theoretical beta of the stock by using this equation. Extent to which actual stock return data lies on the regression line. राइट, हमने देखा था कि जब भी हम एक रिग्रेशन रन करते हैं तो हमारे पास एक लाइन है। रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन से मुराद यही है कि वो एक स्ट्रेट लाइन देता है जो आपके डेटा को फिट करती है। लेकिन हमने देखा था कि जो लाइन है उस पे सारे जो हमारे पॉइंट्स होते हैं वो नहीं आते, बिकॉज आ ही नहीं सकते। एक लाइन की एक लिमिट है, वो उस पर सारे पॉइंट आ नहीं सकते। इफ इट हैज़ अ स्ट्रेट लाइन वो मिनिमाइज करती है स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स। so that means that there is some error in our calculations, because वो exactly हम उस तरह से relationship को find नहीं करें। exactly तब होती find जब सारी की सारी lines आपकी straight line के ऊपर होती, but that is seldom the case. Total risk is equal to market risk, वो जो हमने बेटा से देखा है, and random company specific risk if experimental data point all lie exactly on the regression line, then this particular stock has only market risk. So again, जब अगर सारे के सारे point हमारे straight line पे lie करेंगे, then जो total risk होगा वो market risk प्लस रैंडम कंपनी स्पेसिफिक रिस्क होगा अगर सारे के सारे पॉइंट हमारे रिग्रेशन लाइन के ऊपर लाई करेंगे, तो फिर हमारे जो स्टॉक है उसका सिर्फ मार्केट रिस्क होगा। थ्योरेटिकल मार्केट रिस्क ऑफ अ स्टॉक, नाउ वी सी द थ्योरेटिकल मार्केट रिस्क ऑफ अ स्टॉक। मार्केट रिस्क ऑफ स्टॉक ए इज इक्वल टू बेटा ऑफ ए multiplied by standard deviation of the market is equal to standard deviation of A, rho of correlation coefficient of the stock A with the market. But extent to which actual stock data lies on the regression line. The third formula we discussed is very important and cornerstone of CAPM. Right, so here I just want to say again कि जो बात यहाँ पे चली हुई यही है कि जब हम देखते हैं वहाँ पे जो हमारी रिग्रेशन की लाइन आती है वो डेटा को फिट करने की कोशिश करते हैं, बट दैट डजंट फिट द डेटा मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज हमारा डेटा हमेशा स्प्रेड हुआ होता है। सो हमेशा एक एरर होगा जिसकी वजह से हमारे पास जो रेट ऑफ रिटर्न आएगा वो एग्जैक्टली राइट नहीं हो सकता। सो वी हैव टू टेक द एरर इन कंसिडरेशन कि हम एग्जैक्टली उस रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट नहीं करें और उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं रैंडम कंपनी स्पेसिफिक रिस्क से, अगर एक्सपेरिमेंट डेटा पॉइंट्स लाइन नहीं करते सारे इकट्ठे। राइट, तो सिक्योरिटी मार्केट लाइन एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, it allows security market line allows us that the value which we have calculated for beta, and from that calculate the required rate of return of the stock, and then we use for stock pricing. So then the required rate of return for any stock A is equal to, so जो security market line है वो हमें एक mechanism देती है, हमें which we have allows us that the value which कि जो हमें बेटा की वैल्यू मिलती है उससे हमें एक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, देखिए बेटा तो हमें सिर्फ यही बताता है कि आपका जो स्टॉक है वो मार्केट के साथ कैसे मूव कर रहा है। सो हाउ टू गेट एन एग्जैक्ट नंबर फॉर द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, दैट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ बेटा, और वो बेटा की मदद से किया जा सकता है। एंड वो भी हमने देखा कि हाउ बेटा हेल्प्स अस इन डूइंग दैट।
बेटा हमारे पास एक नंबर जब आ जाता है तो वी टेक दैट बेटा एंड व्हेन वी टेक दैट बेटा एंड पुट दैट बेटा इन सिक्योरिटी मार्केट लाइन इक्वेशन, इसलिए कि उसके अलावा हमारे पास दो और नंबर्स होते हैं. वन नंबर इज रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो, वो हम स्टॉक पे जो रिटर्न आया वो वाला नंबर है. दैट कैन बी इजीली फाउंड, वो हमें स्टॉक रिटर्न कराची स्टॉक एक्सचेंज से मिल सकते हैं. एंड फाइनली जो हमारा एक नंबर होता है रिस्क फ्री रेट, दैट इज द रेट ऑन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी विच इज वाइडली अवेलेबल. Right, so then the required rate of return for any stock A is equal to, अगर हम required rate of return on any stock A देखते हैं, that is equal to RRF, rate of RRF, that is rate of return on risk-free security, plus RM, rate of return on the market portfolio, जो कराची स्टॉक एक्सचेंज KC 100 पे जो रिटर्न है, माइनस RRF, rate of return on risk-free security, मल्टीप्लाई बाय बेटा ऑफ ए. और हम ये देखते हैं कि जो मार्केट प्रीमियम है उसके अगर मार्केट के साथ हमारा एसेट मूव करता है तो वो हम कोरिलेशन देखने के लिए बेटा को यहाँ पे इसके साथ लगा देते हैं. देखिए अगर किसी भी एसेट का बेटा बिल्कुल वन के इक्वल, इसका मतलब है कि वो मार्केट के साथ बिल्कुल मूव कर रहा है, देन दैट इक्वेशन देन ये मार्केट ही बन जाती है. फिर हम ये देखेंगे कि जो जितना मार्केट का प्रीमियम है वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, उसमें कुछ एडिशन नहीं होगी. लेकिन अगर मार्केट से कम मूव कर रहा है देन ये प्रीमियम कम हो जाएगा. अगर मार्केट से ज़्यादा मूव कर रहा है तो वो रिक्वायर मोर प्रीमियम बिकॉज दिस इज मोर रिस्की. सो बेटा हमें बता रहे हैं कि मार्केट के मुताबिक हमारा जो स्टॉक है वो कितना रिस्की है और हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे क्या इफेक्ट होना चाहिए इस चीज़ का. In efficient markets, stock price and value depend on required rate of return, which depends on market risk, not the total risk. Right. So, So as we have discussed before, in efficient markets, stock price and value depends on required rate of return, which depends on market risk, not the total risk. So, efficient markets में stock price and value जो depend करती है वो market risk पे depend करती है, total risk पे नहीं करती. Because the diversifiable part of the risk we take it out of the equation, we always consider that we have a diversified investor in the market जिसने बाकी सारा रिस्क डाइवर्सिफाई किया है एंड और उसको और जो उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इंक्रीज होगा किसी बेसिस पे तो वो सिर्फ मार्केट रिस्क पे होगा कि कोई एसेट वो अपने पोर्टफोलियो में अगर ऐड करता है तो उसका मार्केट रिस्क कितना इंक्रीज होता है या कितना डिक्रीज होता है. और इस बेसिस पे उसका उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बनेगा. The required rate of return in efficient market depends upon the risk premium, which depends only on the market risk and not the total risk. So again, remember, don't get into the trap of total risk because we are not concerned about the total risk. We're just concerned about the market risk because we have eliminated, the diversified had eliminated all the, most of the total risk from the stock, from the portfolio, sorry. We do not have to worry about company's risk because we assume that investors are rational and maintain diversified portfolio. Right, so we do not have to worry about company's risk because we assume that investors are rational and maintain diversified portfolio. Security market line in required rate of return RA. The graph represents the security market line in efficient stock market. On the y-axis we have required rate of return for stock A and risk-free rate of return on x-axis is beta risk, which represent the market risk. Right, so on the x-axis we have beta risk and on the y-axis we have required rate of return. I'm just covering this in case we have missed anything. SML is straight line and it tells us that relationship between the market risk and the required rate of return. So SML tells us the relationship between the market risk and the required rate of return. It starts on the left hand side from the risk-free rate of return and it passes through a point on the middle, which is the overall market point. Right, so it starts from the left with the risk-free rate of return, and it goes on, and it passes through a point in the middle, which is the overall market point, and it is passes through a point in the middle. This is the overall market point, and the overall the return on the average stock is 20% because अगर बेटा A1 के इक्वल होगा तो उसमें सारी मार्केट आएगी और सारी मार्केट हम देखते हैं कि जो हमारा एवरेज रिटर्न है स्टॉक के ऊपर that is equal to 20%. This point is located at the beta of 1 and at the required rate of return of 20%. This means that the market offers a rate of return which is higher than the risk-free rate of return. Because the market fluctuates, it has a risk of 1 and not 0 because market has a risk of 1. The risk is not 0. जब risk 0 होता है तो आपको risk-free rate of return मिलेगा. If we extend this line, it passes through the point where beta is 2 and required rate of return is 30. So if you extend this line where beta becomes 2, the market so the stock fluctuates even more than the market. So that means the required rate of return should be 30%. Because this point lies on the SML, it means the stock A has no company risk
and what is risk premium, right? So देखें, so as this point lies on the SML on both these points, so that means that there are no company specific risks at this point. Specifically there is no company risk because that this point lies exactly on the SML line. So what is risk premium? Risk premium की हम बात करते हैं तो RA minus RF, RF 30% minus 10% is equal to 20%. It is directly proportional to the market risk of the stock. So it is directly proportional to the market risk of the stock कि जो हमारा market risk का stock है वो क्या है, वो कैसे relate कर रहा है हमारे risk हमारे rate of return से, that is called the risk premium. Please note that the slope of this line is equal to Rm minus Rf divided by beta m minus 0 is equal to Rm minus Rf divided by 1. This is a major tendency of an average investor in the market to take risk. So the slope of this line, हम इस line की बात करें, this is the equation for slope of this line, and जो slope होता है line का, अगर हम ये equation लेते हैं Rm minus Rf divided by beta m minus 0, we just have to manipulate this equation somewhat, and we arrive at this result, Rm minus Rf divided by 1. This is the major tendency of the average investor in the market to take risk. ये हमें बताता है कि average investor market में कितना risk लेना चाहता है for the extra market return, right? So if the SML line is steeper, the investors will not take unnecessary risk. अगर SML line steeper है, steeper से मुराद है कि steep है, दो किस्म की लाइन हो सकती हैं, एक फ्लैट लाइन होती है जो बहुत ज़्यादा सिर्फ फ्लैट होगी, और एक स्टीप लाइन होती है जो बहुत स्टीप होती है. So let me just show you in the picture there. राइट, सो ये एक नॉर्मल लाइन है. अगर हम स्टीप लाइन की बात करते हैं तो इसका मतलब है इस तरह की बहुत ज़्यादा स्टीप है, सीधी यहाँ से ऊपर जा रही है. और फ्लैट लाइन की बात करते हैं तो फ्लैट है, जिस तरह से फ्लैट की बिल्कुल फ्लैट लाइन है, या फिर बिल्कुल इस तरह की फ्लैट लाइन जा रही. सो अगर स्टीप लाइन है इससे क्या मुराद है? स्टीप लाइन से मुराद है कि हमारा अगर रिस्क थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो हमारा रेट ऑफ रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा हम रिक्वायर करना शुरू करेंगे. इसका मतलब कि बेटा अगर 1 से 1.2 पे जाता है तो रेट ऑफ रिटर्न 20 से 50% भी शूट अप कर जाता है, बिकॉज इन्वेस्टर्स आर वेरी रिस्क अवर्स. और अगर इन्वेस्टर्स आर रिस्क लविंग तो उसमें फ्लैट सा हमारा फ्लैट सा, अगर फिर इन्वेस्टर्स आर नॉट वेरी रिस्क अवर्स तो हमारा फ्लैट सी SML लाइन होगी. उसमें अगर देखें अगर फ्लैट लाइन है तो हमारा अगर बेटा थोड़ा सा इंक्रीज करता है तो हमारा जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगा एज कम्पेयर टू द केस इन द स्टीप लाइन. Right, so if the SML line, so remember this, if the SML line is steeper, the investor will not take unnecessary risk. In other words, they are risk aversive. As the slope increases, the avoidance of risk also increases in the market as a whole. It is very important to formulate the equation for SML. You should be able to understand the various points that lie on the SML line, including the risk-free rate of return or T-bill return, as well as the market point. You should also understand, and the slope of SML line is Rm minus Rf divided by beta minus naught is equal to Rm minus Rf divided by 1. So these are some equations. This is the equation for the beta of the line, और इससे हमें पता चलता है investors capability to invest according to the risk in the market. SML exists for only the efficient markets or perfect capital markets. So हमने बात की थी कि SML exist करती है only for efficient markets और perfect capital markets के लिए exist करती है. SML tells us in detail that rational investors will eliminate the company specific risk and the total risk of the company will be equal to the market risk of the company. So SML से हमें पता चलता है कि SML में जो only exist only for the efficient markets and the perfect capital markets. Efficient और perfect capital markets के लिए exist करती है. SML tells us in detail that rational investors will eliminate the company specific risk. कि जो भी rational investor होगा वो company specific risk को completely eliminate कर देगा, and the total risk of the company will be equal to the market risk of the company. And जो total risk company का होगा वो सिर्फ market risk होगा, उसके अंदर हमारा जो market risk होगा वो सिर्फ market risk होगा, उसके अंदर जो टोटल रिस्क होगा कंपनी को सिर्फ मार्केट रिस्क होगा, और उसमें कंपनी स्पेसिफिक रिस्क हम इसलिए नहीं लेते बिकॉज वी हैव डाइवर्सिफाइड अवे ऑल दैट रिस्क. Beta coefficient was the slope of the line for the different graph. The graph shows that the stock rate of return on y-axis and the market rate of return on x-axis. But over there we are not talking about the required rate of return.
we were talking about the expected rate of returns, so do not confuse with the two different graphs. Right, so यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो beta coefficient was the slope of the line for different graph, that graph shows the stock rate of return on y axis. उसमें हमें stock का rate of return on y axis पे होता है और market of return हमारा x axis पे होता है. जो हमने पहले जिसमें हम दोनों एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ले रहे होते हैं रिग्रेशन को रन करने के लिए, बट ओवर देयर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. वहाँ पे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न की बात नहीं कर रहे थे, बट इन दिस केस वी आर टॉकिंग अबाउट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. इन द अर्लियर केस हम एक्सपेक्टेड रिटर्न देख रहे थे मार्केट का और एक्सपेक्टेड रिटर्न हम देख रहे थे जो पिछला केस है वो भी मैं आपको दोबारा दिखा दूंगा. उसमें हम मार्केट के रिटर्न देख रहे थे और साथ ही हम स्टॉक रिटर्न देख रहे थे. हमने दोनों को जब रिग्रेशन लाइन हमने रिग्रेशन एक चूज़ किया तो हमें जो उसका स्लोप मिल रहा था वो हमारा बेटा था. बट इन दिस केस in this case we are not giving you that slope. यहाँ पे हमने एक इक्वेशन है जिसमें हम देख रहे हैं कि बेटा हमारे पास है तो बेटा का इफेक्ट क्या होगा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर. सो डोंट कंफ्यूज दिस टू थिंग्स. If you have any confusion, just see the last few lectures. उसमें हमने दूसरी फिगर दी हुई है, उससे आपको पता चल जाएगा. SML line is an ideal case, and in efficient markets, all stocks lie on the SML line. So जैसा कि मैंने बात की कि SML line is an ideal case, and efficient markets में जितने भी हमारे stocks होते हैं वो सारे के सारे lie करते हैं SML line पे. If stock is not on the SML line, then according to the market equilibrium, it will come back on SML. अगर कोई स्टॉक एसएमएल लाइन पे नहीं होता लेकिन तो मार्केट इक्विलिब्रियम की वजह से वो दोबारा एसएमएल लाइन पे आ जाएगा. इफ एनी स्टॉक इज नॉट ऑन एसएमएल देन फोर्सेस ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम विल ब्रिंग इट ऑन द सिक्योरिटी मार्केट लाइन. कैसे देखें, इन्वेस्टर्स सारे के सारे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज में इन्वेस्ट करते हैं. में उनकी इन्वेस्टमेंट होती है एंड देयर they are only concerned about the market portion of the risk. So ऐसे जो investors हैं diversified नहीं हैं obviously वो कम हो जाएंगे मार्केट के अंदर से because या तो अपने आप को diversify कर लेंगे या तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट खत्म कर देंगे. अगर diversify नहीं करे तो जो उनका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वो बहुत ज़्यादा हाई होगा और वो किसी भी एसेट में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे. अगर वो डाइवर्सिफाई कर लेते हैं तो वो सारे के सारे एसएमएल लाइन पे मूव हो जाते हैं. सो दैट इज़ जस्ट अ डिमांड सप्लाई थिंग. और अगर कोई भी हमारा जो स्टॉक है वो एसएमएल लाइन पे नहीं है तो वो बिकॉज ऑफ द मार्केट इक्विलिब्रियम एसएमएल लाइन पे आ जाएगा. I'll again repeat that for you. SML line is an ideal case. In efficient markets all stocks lie on SML line. If stock is not on SML line then according to the market equilibrium it will come back on SML. If any stock is not on SML then forces of market equilibrium will bring it on the security market line. अगर कोई स्टॉक एसएमएल पे नहीं है तो फोर्सेस ऑफ मार्केट उसको सिक्योरिटी मार्केट लाइन पे ले आएंगे. If risk and return combination of any stock is above SML, it means that it is offering high rate of return as compared to efficient stock. The people will rush to buy that stock when the demand will increase, the return will decrease. So obviously अगर SML से हमें ज़्यादा कोई रिटर्न दे रहा है, if the risk and return combination of any stock is above SML, it means that it is offering high rate of return as compared to efficient stock. अगर efficient stock से ज़्यादा में बेहतर rate of return मिल रहा है तो everybody will flock. देखें this is a concept of arbitrage कि अगर कोई भी आप खुद सोचेंगे अगर आप बाज़ार में जाते हैं तो आप अगर कोई टेलीफोन खरीदना चाहते हैं तो आप उस मार्केट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि मार्केट प्राइस क्या है. मार्केट प्राइस आपको पता चलती है 10,000 है. फिर आप 3-4 और दुकानों पे जाते हैं सबके पास 10,000 है लेकिन एक दुकान ऐसी होती है जो आपको बताती है सेम चीज़ 8,000 पे दे रही है. तो क्या होगा, इससे ये होगा कि सब लोग उस शॉप की तरफ जाना शुरू कर देंगे जहाँ पे वो 8,000 की चीज़ मिल रही है. तो अगर या तो वो क्या होगा, दो ऑप्शन है, या तो उसके पास जो चीज़ें वो ख़त्म हो जाएंगी, लोगों को मिल जाएंगी और मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं रहेगा, या वो बंदा भी अपनी प्राइस इंक्रीज़ कर देगा बिकॉज बाकी सब मार्केट में वो प्राइस रख रहे हैं तो डिमांड भी है उस प्रोडक्ट की तो वो प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी. सो स्टॉक्स में भी ऐसे ही है. अगर हमारा कोई स्टॉक रेट ऑफ जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है हाई रेट ऑफ रिटर्न ऑफर करा एज कम्पेयर टू एफिशिएंट मार्केट तो लोग जल्दी सारे वो बाय करने की कोशिश करेंगे और जब जैसे डिमांड इंक्रीज़ होगी उसका रेट ऑफ रिटर्न डिक्रीज हो जाएगा. If any stock is lying below SML line, the price will come down. It will offer a much potential as an efficient stock offers. The supply for such stock will increase and it will offer high rate of return in the form of capital gain. That is again demand and supply dynamics.
So the market forces will throw these points on the SML line. So market forces की वजह से point हमारा SML line पे आ जाएगा. Markets are not risk free. Market index fluctuate. The investors expect that market return will be more than the average expected return. So market returns will throw these points on the SML line. Market return जो इन points को SML line के ऊपर ले आएगी. Markets are not risk free. हमने बात की थी कि markets risk free नहीं है. Market index fluctuate करती है. The investors expect that market return will be more than the average expected return. Investor expect करते हैं कि जो market return है वो ज़्यादा होगा. Return will be more than the average expected return से ज़्यादा होगा. Right, so as I talked, मैंने आपको वैसे hypothetically करके बताया था. I'll show you again. So अब इस केस में आप देख लें security market line slope and risk taking. अब यहाँ पे जो हमारा सिक्योरिटी मार्केट लाइन का स्लोप है वो स्टीप स्लोप SML. मोस्ट इन्वेस्टर्स अवॉइड इन्वेस्टिंग से मुराद है कि मोस्ट इन्वेस्टर्स अगर हमारा रिस्क बढ़ेगा तो उनका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा. तो इसका मतलब है कि वो रिस्क को पसंद नहीं कर सकता. वो जैसे जैसे रिस्क बढ़ रहा है वो या तो कम इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी बहुत, या फिर जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा. एंड लो स्लोप SML, दिस इज द लो स्लोप. देखेंगे काफ़ी फ्लैट है जो मैंने पहले आपसे बात की थी. मोस्ट इन्वेस्टर्स आर इन दिस मार्केट आर गैम्बलर्स. जैसे रिस्क बढ़ रहा है वो अपना रिक्वायर्ड ऑफ रिटर्न इतना इंक्रीज नहीं करे. सो देखिए अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो बेटा ऑफ द मार्केट इज इक्वल टू 1. अगर हम देखते हैं किसी भी स्टॉक का बेटा यहाँ से थोड़ा सा 1.5, अगर 1.5 हम यहाँ पे आ जाते हैं 1.5 से फिर हम ऊपर लेके जाते हैं कि यहाँ पे रिक्वायर्ड ऑफ रिटर्न कितना बढ़ रहा है. सो अगर हम देखते हैं कि जो गैम्बलर्स हैं, जो हमारे लो स्लोप SML हैं, मार्केट आर गैम्बलर्स, उनका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 1.5 बेटा के लिए हार्डली पड़ा. यहाँ से देखें, यहाँ से अगर हम इस लाइन को इस साइड लेके जाते हैं तो ये अबाउट हो सकता है कि 23 या 22-23% तक उनका रिक्वायर्ड रिटर्न होगा. लेकिन उसी पॉइंट पे 1.5 पे अगर हम देखते हैं दूसरी जो स्टीप स्लोप SML का, वो लोग ऑलमोस्ट 33%, 10% ज़्यादा उनका रिक्वायर्ड रिटर्न इंक्रीज करेगा. सो सी कि जो रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स होते हैं उनका जो स्लोप होता है SML का वो बहुत स्टीप होता है. दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग एनी मोर रिस्क, एंड इफ दे टेक मोर रिस्क दे रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड ऑफ रिटर्न्स. इन द अदर केस वी हैव दिस फ्लैट लाइन. और इस केस में हम देखते हैं कि जो हमारा इन्वेस्टर है जब हमारा रिस्क बढ़ता है तो जब हमारा रिस्क बढ़ेगा तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न में. So even markets and market returns fluctuate because of macro systematic factors. We saw कि market और market return हमेशा fluctuate करता है because of macroeconomic systematic factors. जिसमें मैंने बात की थी कि macroeconomic systematic factors में जो चीज़ें आती हैं वो inflation आ जाती है, जो inflation आती है, interest rate आता है. उसके अलावा अगर हम देखें तो inflation, interest rate, political situation, वॉर्स अगर हो रही हैं, टेररिज्म, तो ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं. तो ऑब्वियसली ये चीज़ें तो होती ही रहती हैं, कभी रुकने वाली नहीं है. इसलिए इनका हमेशा इफेक्ट रहेगा हमारी मार्केट के ऊपर और हमारी मार्केट फ्लक्चुएट करती रहेगी. सो द फुली डाइवर्सिफाइड मार्केट पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ ऑल शेयर्स इज़ नॉट रिस्क फ्री. तो जो हमारा फुली डाइवर्सिफाइड मार्केट पोर्टफोलियो जिसमें सारे शेयर्स होंगे वो रिस्क फ्री नहीं होगा. द मार्केट हैज़ रिस्क प्रीमियम ओवर द रिस्क फ्री रेट. मार्केट का रिस्क प्रीमियम है रिस्क फ्री रेट के ऊपर. वो रिस्क प्रीमियम इसीलिए है कि मार्केट रिस्क फ्री रेट से रिस्क उसमें ज़्यादा है, इसलिए वो हमें एक रिस्क प्रीमियम ऑफर कर रहे हैं जो रिस्क फ्री रेट से ज़्यादा है, फॉर द इन्वेस्टर टू कंपनसेट द इन्वेस्टर्स टू टेक द एक्स्ट्रा रिस्क. The market risk premium represents 100% market risk and no company specific or diversifiable risk. जो market risk premium है वो 100% market risk and no company specific or diversifiable risk. Market risk premium represent करता है 100% market risk को and no company specific or diversifiable risk. वो उसमें हम company specific या diversifiable risk की बात नहीं कर रहे. We are just talking about the market risk. Efficient stock combinations of risk and return in efficient market equilibrium must lie on the SML line. जो मैंने आपसे बार बार बात की है कि जो efficient stock combinations होंगे risk and return के, all of them lie on the security market line. Any stock whose risk return paid lies above the SML is offering excessive return above the market, so the rational investor will rush to buy it. The present price would rise and the return as made by the capital gain yield Pn minus P naught divided by P naught would fall
until it come back on the SMA line. Right, so as we discussed कि अगर कोई प्राइस कोई भी स्टॉक हमें एनी स्टॉक whose return paid lies above the SMA line से अगर ऊपर होगा तो because of market demand supply fluctuations it come back on the SMA line. Any stock whose risk return pays lies below the SMA line, अगर SMA line के नीचे है, is offering a return that is lower than the market, वो market से कम return offer कर रहा है, so rational investors will rush to sell it, so investors उसको sell करना शुरू कर देंगे, जब sell करना शुरू करेंगे तो stock price would fall and the return would rise until it comes back on the SMA line. तो जैसे जैसे सेल होगा तो आपको पता है जो चीज़ सेल होती है तो जो उसकी प्राइस होती है वो फॉल करना शुरू कर देती है, जो रिटर्न है वो राइज करना शुरू कर देगा until it come back on the SMA line, until वो SMA line के ऊपर वापस नहीं आ जाता. Now we will calculate the required rate of return using Gordon formula. We have studied this formula various time before. अगर आप देखना चाहते हैं तो हमने जो पीछे हमने जब बॉन्ड प्राइसिंग और स्टॉक प्राइसिंग में जब हम कैपिटल बजटिंग और प्रेजेंट वैल्यूज के जो हमने किया था तो वहाँ पे हमने गोल्डन फार्मूला को काफ़ी डिटेल में देखा. सो वी नीड टू कैलकुलेट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न टू अंडरस्टैंड द रिस्क. So let's use SML formula for required rate of return by plugging it into the Gordon formula. So we need to calculate required rate of return to understand the risk. So हमने find करना required rate of return risk को calculate करने के लिए let's use SML formula for required rate of return by plugging it into the Gordon formula, price valuation formula by Gordon. So let's see what happens. So this is an example. Right. So see this example carefully. इसमें जो आपको थोड़ी बहुत confusion है वो इंशाल्लाह इस example से clear हो जाएंगे. So let's see. Share A is being traded in Karachi Stock Exchange at market price of 12. So market price जो share की है that is 12. You need to calculate the expected theoretical fair price of the stock A before you can decide whether to buy it or not. So सबसे पहले हम expected theoretical price हमने find करनी है stock A की. इससे पहले कि हम decide कर सकें whether to buy it or not, अगर हम इसको buy करना चाहते हैं कि नहीं. Given the following data. Dividend 1 is equal to ₹2. जो हमें एक पहले साल का dividend है that is forecasted to be ₹2, that is forecasted dividend in the upcoming year on a share of face value equal to ₹10. Market price हमारी 12 है और हम इसकी जो face value ले रहे हैं that is equal to 10 और जो dividend हमने पहले साल का forecast किया that is ₹2. G is equal to 10% per annum. Forecasted constant growth rate in the dividend is 10% per annum. Risk-free rate of return is equal to 10% per annum. T-bill rate of return और the PLS बैंक अकाउंट रिटर्न या तो मुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे मिल रहा है या तो हमें बैंक अकाउंट में रखने से जो रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है that is the we are talking about this return there. RM is equal to 20% per annum, that is the Karachi Stock Exchange historical average ROR based on the value of the KSE index 100 index, sorry. So RM is equal to 20% per annum, that is the Karachi Stock Exchange's historical average ROR. जो Karachi Stock Exchange की historical average है rate of return है based on the value of KSE 100 index, जो KSE 100 index की value पे base करती है. Beta of stock is equal to 2, that is stock A has historically been twice as volatile and risky as a KSE 100. So let me just repeat everything again ताकि आपको पता चले इसलिए कि हम दोनों approaches use करेंगे required rate of return को find करने के लिए. So share A is being traded in the Karachi Stock Exchange at a market price of ₹12. जो share A है वो Karachi Stock Exchange पे at a market price of ₹12 अभी उसकी जो market price है Karachi Stock Exchange पे वो 12 है. You need to calculate the expected theoretical fair price of the share A. हम expected theoretical fair price share A की find करना चाहते हैं before we can decide to buy it or not, कि हम decide कर सकें हम इसे buy करना चाहते हैं कि नहीं. Given the following data, dividend 1 is equal to ₹2. जो पहले साल का dividend है वो ₹2 के equal है. That is forecasted dividend in the upcoming year on a share of face value is equal to 10. छः जिसकी फेस वैल्यू 10 है उसमें हमने फोरकास्ट किया डिविडेंड इज इक्वल टू 2. जो ग्रोथ रेट है दैट इज इक्वल टू 10% पर annum, दैट इज फोरकास्टेड कांस्टेंट ग्रोथ रेट इन द डिविडेंड्स. जो हमारी डिविडेंड में ग्रोथ होगी वो 10% पर annum होगी. वी टेक दैट 10%. मैंने आपको बताया था कि हमने पीछे अगर आप जाके देखें वी कैन टेक इट एज द इन्फ्लेशन रेट. अगर हमारी इकोनॉमी में 10% इन्फ्लेशन रेट है तो जो डिविडेंड्स एटलीस्ट वो कवर करे होंगे इन्फ्लेशन को. और सेकंड हम ये देख सकते हैं कि डिविडेंड के अगर कंपनी के हम पिछले 10 साल उठा के देखें या जितनी भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है तो हम एक एवरेज निकालते हैं कि हर साल डिविडेंड कितना ग्रो कर रहा है तो उसकी बेसिस पे हम एक ग्रोथ रेट निकाल सकते हैं.
सो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 10% पर एनम, जो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% पर एनम, दैट इज द टी बिल रेट ऑफ रिटर्न जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे होगा या फिर आप जो बैंक में पैसे रखते हैं उस पर जो आपको रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। आर एम इज रेट ऑफ रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो इज इक्वल टू 20% पर एनम, जो वो होगा 20%। आर एम मैंने आपको बताया जो मार्केट पोर्टफोलियो है उस पर रिटर्न है, ये हमें रिक्वायर्ड होता है कैपिटल एसेट पैसिव मॉडल या एसएमएल सिक्योरिटी मार्केट लाइन में के जरिए जो रिक्वायर्ड रिटर्न फाइंड करते हैं दैट इज द कराची स्टॉक एक्सचेंजेस हिस्टोरिकल एवरेज आर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ KSE 100 इंडेक्स, ये बेस करता है वैल्यू ऑफ KSE 100 इंडेक्स पे। बेटा ऑफ स्टॉक ए इज इक्वल टू 2, स्टॉक ए का जो बेटा है वो 2 के इक्वल है, दैट इज स्टॉक ए हैज हिस्टोरिकली बीन ट्वाइस एज वोलेटाइल एज द KSE 100, सो बेटा 2 के इक्वल अगर है तो इसका मतलब है कि जो स्टॉक ए है वो हिस्टोरिकली ट्वाइस एज रिस्की, अगर KSE 1 पॉइंट मूव करती है तो ये 2 पॉइंट मूव करता है, अगर KSE -1 मूव करती है तो ये -2 मूव करता है। राइट, सो वी हैव ऑल दिस डेटा, नाउ वी विल यूज दिस डेटा टू कैलकुलेट स्टफ वी रिक्वायर। अगर हम use the Gordon SML equation to estimate fair price of A, right? So P naught is equal to जो expected fair price है is equal to dividend 1 हमने जो देखा था it's equal to ₹2 is equal to ₹2 divided by RF plus RM minus RF into beta of A minus G, right? So what comes here is 2 divided by, देखें अगर हम रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, हमने देखा था दैट इज 10%, हमारा प्लस जो हमारा मार्केट रेट ऑफ रिटर्न जो मार्केट पोर्टफोलियो पे रिटर्न है दैट इज इक्वल टू 20% माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दैट इज 10%, और हमने देखा था कि जो बेटा स्टॉक का वो 2 के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 10% is equal to 2 divided by 30%, ये ओवरऑल जो हमारी इक्वेशन आ रही थी दैट इज 30% minus 10% is equal to 2 divided by 20% is equal to ₹10. Right, so don't be daunted by this equation. अगर देखा जाए तो गोल्डन इक्वेशन में हम यही देखते थे, अगर हम इसको एज अ गोल्डन इक्वेशन में अगर हम इसको एज अ परपेचुइटी डिविडेंड को एज अ परपेचुइटी लेते हैं, फिर एक हमारे पास ग्रोथ रेट भी होता है डिविडेंड का, तो we will simply do dividend divided by R minus G. अब हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो हमारा एसेट का है, जो हमारा स्टॉक है, वो फाइंड करने के लिए वी यूज द सिक्योरिटी मार्केट लाइन को हमने यूज किया रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। देखिए आर की जगह ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न की जगह ये आया है माइनस जी जिसमें से हम करते थे, और इस पूरी इक्वेशन का जो रिजल्ट आया वो हमारे पास 30% आया। सो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन दिस स्टॉक इज 30% माइनस द रिस्क रेट ऑफ रिटर्न दैट इज 10%, और ये करने के बाद हमारे पास 2 divided by 20% इक्वेशन बन रही है जिसे हमें एक फेयर वैल्यू मिली है स्टॉक की दैट इज इक्वल टू ₹10। सो डोंट बी डाउटेड बाय दिस पार्ट, दिस इज बिकॉज आपको पता है कि जो हमारी एसएमएल इक्वेशन है दैट गिव्स अस द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो हमारे इस केस में आया है दैट इज इक्वल टू रिक्वायर्ड रेट इन दिस केस इज इक्वल टू 30%, और उसमें से हम ग्रोथ रेट को माइनस कर लेते हैं। ग्रोथ रेट जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 20% आ जाता है जिससे हमारी एक फेयर वैल्यू आ जाती है स्टॉक। Right, the required rate of return for stock A was calculated to be 30%, which is higher than the market. 20% higher than the market इसलिए है कि आप यहाँ पे देखें तो इसका बेटा 2 के इक्वल है, अगर ये 1 के इक्वल होता तो ये 30% होता, ये 20% होता। The market is offering a 10% extra return as risk premium because stock A beta is 2. Because stock A beta is 2 is twice as risky as the market beta, which is equal to 1. The fair price of the stock ₹10 is less than the market price. देखिए fair price जो stock है वो market price जो भी चल रही है that मैंने पहले आपको बताया था that is equal to ₹12. So what we found by the equation is that the fair price of the stock 10 is less than the market price of stock ₹12, which means that the market speculators have overvalued stock A and you should not buy it. इसका मतलब अगर स्टॉक है वो ओवरवैल्यूड है एंड अगर वो फेयर प्राइस पे आ ही जाएगा, इसलिए अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो यू विल लूज मनी, सो डोंट बाय इन दैट स्टॉक। सो दैट्स हाउ intermerging these equations gave us good clues of where to invest and where not to invest. So what does our answer mean? We see that expected fair price of the share is ₹10, which is lower than the market price, which is ₹12. So जो market price है हमारी expected fair price है शेयर की वो कम आ रही है। Keep in mind that the price for share is imperfect market. In imperfect market depends upon the investor psychology.
स्पेकुलेशन एंड गैम्बलिंग दैट इज टेकिंग प्लेस इन द स्टॉक मार्केट। सो एक बात याद रखें कि जो इम्परफेक्ट मार्केट्स होती हैं उसमें जो मार्केट प्राइस होती है जो शेयर की, वो डिपेंड करती है इन्वेस्टर साइकोलॉजी के। इन्वेस्टर्स क्या सोचते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि इन्वेस्टर्स रिस्क अवर्स हैं, रिस्क टेकर्स हैं, या किस तरह के इन्वेस्टर्स हैं। स्पेकुलेशन, कुछ लोग स्पेकुलेट भी करते हैं कि वो इन्वेस्ट करते हैं और देखते हैं कि इन्वेस्ट करते हैं और वो उसके बाद स्पेकुलेशन होती है कि स्टॉक प्राइस इस तरफ जाएगी, ऐसे होगा। काफ़ी लोग पैसा काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं, कुछ गैम्बल भी करते हैं जो स्टॉक मार्केट में हो रहा होता है। So when share price is lower, as in our example, and market price is higher, it means that the share price or stock has been overvalued and the rational investors will not purchase it. So जब हमारी fair price हमारी market price से ज़्यादा होती है, कम होती है, तो हमें ये पता चलता है कि हमारा शेयर overvalued है and जो हमारा rational investor है वो उसको buy नहीं करेगा. Other thing to note is that we calculated share premium and required rate of return in our formula is 30%. So other thing to note is that we calculated share premium and required rate of return in our formula is 30%. It is higher than the overall market risk. Right, so the required rate of return for this stock was 30%, which is higher than the overall market risk, because it is twice as risky as the market beta. Because it is twice as risky as the market beta is equal to 2. देखिए जो हमारा बेटा है वो यहाँ पे 2 है, जो 1 के इक्वल होना चाहिए था. Therefore it is giving extra return to investors for the compensation, because market risk component ज़्यादा है, इसलिए इन्वेस्टर को compensation वो compensate करने के लिए ज़्यादा रिटर्न दे रहा है. Right, so today we talked about the security market graph and capital asset pricing model. हमने देखा कि we started with security market lines and I told you कि जो assets हैं कि जब हमारी रिस्क की डिस्कशन स्टार्ट हुई थी तो we saw कि जो एक एसेट का रिस्क होता है that is based on 2 risks. One is company specific risk and another is the market risk. I'm reiterating again and again that जो हमारा company specific risk होता है that is fully diversifiable. Diversifiable when we invest in at least 40 stocks. 40 स्टॉक में जब इन्वेस्ट करते हैं तो फिर हमारे जो अगर स्टॉक नेगेटिवली कोरिलेटेड हैं तो इतनी ज़्यादा मूवमेंट्स होती हैं स्टॉक के अंदर कि जो हमारे कंपनी स्पेसिफिक रिस्क होते हैं उससे हम बिल्कुल इफेक्ट नहीं हो रहे होते. एंड द ओनली रिस्क वी आर कंसर्न्ड अबाउट इज द मार्केट रिस्क. मार्केट रिस्क जब हमारे पास आता है तो वी से दैट वी आर ओनली कंसर्न अबाउट द मार्केट रिस्क. और हम ये देखेंगे कोई भी एसेट कोई भी स्टॉक हम बाय करते हैं तो उसका इफेक्ट हमारे मार्केट रिस्क पे क्या पड़ता है. एंड बेस्ड ऑन दैट we determine the rate of returns and we compare that rate of returns to the expected rate of returns. So market risk, जब market risk की बात आती है तो फिर कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है, कौन सा ऐसा फिगर है, नंबर है जो हमें मार्केट रिस्क को ट्रूली रिप्रेजेंट करके दे सकता हो. सो मार्केट रिस्क फाइंड करने का सबसे बेस्ट, मार्केट रिस्क को रिप्रेजेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका है बेटा ऑफ द स्टॉक. बेटा ऑफ स्टॉक टेल्स अस दैट अगर मार्केट के साथ हमारा स्टॉक कैसा मूव करता है. अगर मार्केट एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करती है तो हमारा जो स्टॉक है वो भी पॉजिटिव में मूव करेगा कि नहीं करेगा. अगर वो मार्केट पॉजिटिव में मूव करती है 1 पॉइंट मूव करती है तो हमारा स्टॉक कितना मूव करेगा, 1.5 करेगा, 2 करेगा या 0.5 करेगा. So these are different things which the beta tells us. So हमने देखा कि सिक्योरिटी SML की जो इक्वेशन है इसके थ्रू हम required rate of returns find कर सकते हैं. We find the required rate of returns on different assets, on stocks. जब हम required rate of returns stocks में हम कैसे find करते हैं. So we simply the equation is RF. मैं आपको दिखा देता हूँ तो फिर जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए. So the equation is RF. We start with the risk-free rate of return because जो हमारा required rate of return होगा स्टॉक पे वो risk-free rate of return से always high होगा. So we start with the risk-free rate of return. Then we add the market premium in that. Market premium होता है जो market premium दे रही है on top of risk-free rate of return. RA minus RF. और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं with the beta of any individual stock. बेटा ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक में बता रहा होता है कि ये वाला जो हमारे स्टॉक है ये मार्केट से ज़्यादा रिस्की है या कम रिस्की है. सो व्हाटएवर द सिचुएशन, दिस होल इक्वेशन गिव्स अस द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर इन्वेस्टिंग इन अ स्टॉक. सो वी फाइनली यूज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. सो
वी फाइनली यूज दैट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। हमने अगर देखा था कि अगर हमने फेयर प्राइस ऑफ द स्टॉक फाइंड करनी होती है तो हम गोल्ड मॉडल को यूज़ करते हुए इफ़ वी हैव ग्रोइंग डिविडेंड्स कि 8 साल डिविडेंड ग्रो हो रहे हैं एस्टिमेटेड, उसके थ्रू हम फेयर प्राइस जो फाइंड करते हैं उसमें हम देखते हैं कि डिविडेंड डिवाइडेड बाय आर माइनस टी, वेयर आर इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वी फाइंड द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न थ्रू द एसएमएल लाइन। एसएमएल लाइन के थ्रू हम देखते हैं कि जो हमारे डायनामिक्स हैं सारे नंबर्स यहाँ पे दिए हैं, जो हमारा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है उसमें ऐड करते हैं हम रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो मार्केट पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय बीटा ऑफ ए। इससे हमें एक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है दैट इज इक्वल टू 30%। उसमें से हम 10% माइनस करते हैं विच इज आवर रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे जो बेटा था वो 2 था, इसलिए मार्केट से ज़्यादा रिस्की है और इसलिए हमारा जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो ज़्यादा है। ये थोड़ा सा कम हो जाता है बिकॉज वी माइनस 10% फ्रॉम इट, बिकॉज जो हमारा डिविडेंड हर साल 10% ग्रो कर रहा है, तो वी हैव टू माइनस दैट। Once we do that, we get a price which is a fair price of the share. In this case, this is ₹10. Then we compare this fair price with the market price of the stock. अगर हमारी fair price market price से ज़्यादा है, अगर यहाँ पे मार्केट प्राइस 8 होती है और हमारी फेयर प्राइस 10 है, दैट्स व्हाई देन इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट बाय द स्टॉक बिकॉज इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी फ्यूचर में, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ आवर एनालिसिस इस स्टॉक की प्राइस को फ्यूचर में इंक्रीज करना चाहिए बिकॉज इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो इसकी फेयर वैल्यू वो ज़्यादा है उसकी मार्केट वैल्यू से। द सेकंड केस इज अगर हमारी फेयर वैल्यू कम है हमारी मार्केट वैल्यू से, देन यू शुड नॉट बाय द स्टॉक बिकॉज द मार्केट हैज ओवर वैल्यूड द स्टॉक एंड ऑब्वियसली इन द लॉन्ग रन इट इज गोइंग टू come to the fair value. So it's not a it's not good to invest in this stock. So with this, our portion of capital asset pricing model finishes. SML graphs and all the stuff I tried to explain all the stuff which I could have. अगर आप कुछ और एग्जांपल्स करना चाहते हैं, कुछ और चीज़ें देखना चाहते हैं, तो यू कैन गो बैक टू द बुक and find many examples. You will find many examples there. I would recommend you to see the graphs again and again. उनको अच्छी तरह समझने की कोशिश करें और उसके अलावा कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का याद रखें. It is used to get the required rate of return on the stocks. और SML graph is just a graphical representation of the capital asset pricing model. कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल और SML ग्राफ्स हमें ये बताते हैं कि आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैसा होना चाहिए, वो इंक्रीज कैसे होता है, बेटा पे कैसे डिपेंड करता है. सो ऑल दीज थिंग्स वी हैव डन एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. उसमें भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स दोबारा से आगे आएंगे, आप दोबारा से सब चीज़ें देख सकेंगे. सो दीज कॉन्सेप्ट देखें, इफ़ यू आर डूइंग दिस कॉन्सेप्ट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, इट टेक्स सम टाइम टू गेट इनटू द नैक एंड अंडरस्टैंड ऑल दिस स्टफ. तो आप प्रैक्टिस करें. प्रैक्टिस इज ऑलवेज गुड. प्रैक्टिस से हमेशा बेहतरी आती है. प्रैक्टिस करें, प्रॉब्लम क्वेश्चंस करने की कोशिश करें जो आपकी बुक के लास्ट में दिए हुए या बुक में एग्जांपल्स दी हुई हैं. द मोर यू डू देम द बेटर यू विल फील, द मोर कंफर्टेबल यू विल फील, और आप इंशाल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें कर सकेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.